नाउ सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हमने बात की थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस पे न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं वो चीज आप देखिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें बस न्यूमेरिकली ही हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। जैसे क्वेश्चन आ गया, इफ 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, आप लोग साथ ही साथ लिखते चलो, आर एडेड टू 15 ग्राम एथेनोइक एसिड। ठीक है, द रेसिड्यू लेफ्ट is 6 point is 18 ग्राम कर लो, is 18 ग्राम। और क्वेश्चन पूछा है व्हाट मास ऑफ CO2 is released। ठीक है, दिस वाज अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको सबसे पहले ये ग्रैब करना है कि क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दे रखा है आपको। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज ये। तो बेटा देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है आपको, एथेनोइक एसिड दे रखा है, उनका वेट दे रखा है, रेसिड्यू का वेट दे रखा है आपको, और CO2 का मास पूछा है। तो बेटा अगर इक्वेशन बनानी नहीं आती तो कम से कम आप ऐसे लिख सकते हो वर्ड के फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एथेनोइक एसिड के साथ, एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है बेटा, रेसिड्यू, प्लस CO2 भी बाहर निकाल रहा होगा, तभी तो CO2 का मास पूछा है उसने। ठीक है, ये था आपका। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है, 6.3 ग्राम दे रखा है आपको, एथेनोइक एसिड कितना दे रखा है आपको, 15 ग्राम दे रखा है, और रेसिड्यू कितना है, 18 ग्राम, और हमसे पूछा है इसकी वैल्यू। तो जिसका निकालना उसको x मान लीजिए एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 21.3 ग्राम मस्ट बी इक्वल टू 18 माइनस x। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, that is 21.3 gram minus 18 gram, so x will be I think 3.3 gram is your answer। तो ये जो CO2 था ये कितना बना आपका, 3.3 ग्राम। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, that is law of constant proportion। इसका एक और नाम होता है, हम इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसने डिस्कवर किया इसको, या फिर किसने बताया इसको, बताया जोसेफ प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट, PROUST। कब, इन 1700 एंड 1919। इनको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है हमें कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्योर सब्सटेंस, जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, अ प्योर केमिकल मॉलिक्यूल बोल लो या फिर कंपाउंड बोल लो, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड को मॉलिक्यूल भी कहा जा सकता है यहाँ पर। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स that are element that are combined together in a fixed ratio। ये फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, फिक्स रेशियो बाय मास। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, जरा याद करो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या कहते थे, हम कहते थे व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू elements
combine together in a fixed ratio by mass, they form, क्या बनाते थे, they form pure compound. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ये जो बात लिखी गई है, दे कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाय मास, सबसे पहले इसको समझो कि ये फिक्स रेशियो बाय मास होता क्या है. ठीक है, फिक्स रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास. अब जरा बेटा बात को ध्यान से समझना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं. देखिए जैसे वाटर है, ठीक है, इस वाटर का एटॉमिक रेशियो क्या है, एटम्स का रेशियो क्या है. एटम देखेंगे तो 2 इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, इस टू 1 इसमें ऑक्सीजन है, तो एटॉमिक रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 2:1. ये जो 2:1 हो गया, ये एटम रेशियो है, एटम रेशियो, कि एटम्स के फॉर्म में जुड़ा है. लेकिन हमें रेशियो किस में चाहिए, मास के फॉर्म में रेशियो चाहिए. तो मास के फॉर्म में रेशियो चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है दैट इज 1, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, दैट इज 16. ये आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा. तो जो रेशियो बना दैट इज 2:16, और हमें सिंपल रेशियो चाहिए तो 2 से कट जाएगा ये, 2 1 जा 2 8 जा. तो मतलब वाटर का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ, 1:8. नाउ दिस 1:8 जो रेशियो बना, दिस इज द रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास बना. क्या ये बात समझ में आई आपको. एटॉमिक मासेस आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, 1 से लेकर 20 तक याद रखने पड़ेंगे. एक और एग्जांपल देता हूं आपको, CO2 का. अच्छा, ये CO2 अगर मॉलिक्यूल है तो ये कहीं से भी आ सकता है. ये पेपर को जलाने से आ सकता है, या फिर किसी और चीज, जैसे आप एक्सेल करते हो, सांस को बाहर निकालते हो, उसमें CO2 होता है. ठीक है, लकड़ी को जलाने से आता है, कोई केमिकल रिएक्शन से CO2 निकला हो. अगर ये CO2 है तो इसमें कार्बन होगा प्लस ऑक्सीजन होगा. क्या ये बात सही है, तभी तो CO2 कहलाएगा. अगर कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो, अगर हम बात करें एटॉमिक रेशियो की बात करें, तो एटॉमिक रेशियो क्या बनेगा बेटा इसका, बताओ फटाफट. द एटॉमिक रेशियो इज 1:2, क्योंकि एक एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेशियो. ये एटम्स का रेशियो है. लेकिन अगर मास रेशियो की बात करें तो मैं आपको बता दूं, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16. तो जरा बताओ क्या रेशियो बनेगा इसका. चलिए आप लोग एक बार बताइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, सिंपल रेशियो इज, देखो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 मास होता है, तो इनकी वैल्यूज पुट करने पे 12:32 आ गया. तो 4 3 जा और 4 8 जा, तो 3:8, नॉट 3:4 बेटा, 3:8 रेशियो बनेगा. तो 3:8 रेशियो किसका बना, CO2 का बना. ये रेशियो बना बाय मास, रेशियो बाय मास. ठीक है, अब अगर तुम्हें ऐसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द रेशियो बाय मास ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का, एटॉमिक रेशियो तो देखते हैं हम लोग, 2:2 हाइड्रोजन मास, ठीक है, 1:1 सल्फर 4:4 ऑक्सीजन. ठीक है, तो एटॉमिक रेशियो तो इसका हो गया दैट इज 2:1:4. ये क्या लाएगा इसका एटॉमिक रेशियो, वी कॉल्ड एज एटॉमिक रेशियो. ये इसका एटॉमिक रेशियो हुआ, एटम्स का रेशियो. लेकिन अगर मास रेशियो की बात करें तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, सल्फर का मास होता है 32, ठीक है, और ऑक्सीजन का मास होता है 16. तो कितना बनेगा जरा सोच के देखो, 2:1, सल्फर के लिए 1:32 और ऑक्सीजन के लिए 4:16. सॉल्व कीजिए जरा कितना आ रहा है, 2:32:16 4 जा 64. लेकिन ये सिंपल रेशियो नहीं है, ये डिवाइड हो सकता है. और तो 1 2 1 जा, 2 16 जा और 2 32 जा. तो ये जो रेशियो बना, दिस रेशियो इज रेशियो बाय मास. इसे हम रेशियो बाय मास कहेंगे. ये स्टूडेंट देखिए बेटा, सो देयर इज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन 1:8 बाय मास. मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है. ठीक है, और जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है वाटर का, 1:8. लेकिन ये रेशियो किसका दे रखा है, बाय मास दे रखा है. अब इसको पढ़ना जरूरी है कि 1:8 का मतलब क्या है.
बेटा रेशियो दे रखा है 1:8, इसका मतलब इसको ग्राम्स में ले लें, क्योंकि इसने आगे पूछा व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, मास पूछा गया है तो मास के फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये 1:8 को हम बोल देते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म वाटर। इस बात को ऐसे पढ़ा जा सकता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम क्या बना रहा है, ऑक्सीजन चाहिए। 8 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए वाटर बनाने के लिए, क्योंकि रेशियो 1:8 दे रखा है इसमें, और वो भी मास के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगा, तो बेटा सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, एक पेन की कॉस्ट अगर 8 रुपए है तो 4 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 4 ग्राम हाइड्रोजन अगर होगा तो फिर क्या करें, 8 into 4 कर दें, इतने ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो कितना बनेगा, दैट इज 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। बहुत सिंपल से कंसेप्ट हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक और दूं, ये आप सॉल्व करना। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन in 3:8 ratio by mass to form carbon dioxide. What mass of carbon is required to react with 32 grams of oxygen? Now solve this. देखो, according to this, 3 ग्राम of carbon react with 8 ग्राम of oxygen, ठीक है। ये बात तो हमने रेशियो को देख के लिखी, टू फॉर्म CO2। लेकिन इस बार पूछा है कार्बन का मास, मतलब ये पूछा है और ये दे रखा है आपको 32 ग्राम, तो आपको उल्टा पढ़ना पड़ेगा इस बार। आप इस बार क्या कहोगे कि 8 ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म CO2। बेटा हमेशा याद रखना कि जो चीज पूछी जाती है उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे लाओ, और जो चीज गिवन होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ। इन दोनों बातों को ऐसे पढ़ा जा सकता था, लेकिन हमें कार्बन का मास चाहिए तो हम कार्बन को राइट हैंड साइड में लाएंगे, ठीक है। पहला काम ये कर लेना। अब उसके बाद 1 ग्राम ऑक्सीजन अगर आपके पास है तो उसके लिए कितने ग्राम कार्बन चाहिए होंगे, 8 ग्राम 3 ग्राम देता है तो 1 ग्राम कितना देगा, 3/8 ग्राम ऑफ कार्बन चाहिए होगा। तो बेटा अगर 32 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो कितना चाहिए होगा, 3/8 इंटू 32 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। तो 8 4 जा, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। दिस इज द आंसर, 12 ग्राम करते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन इज ऑफ परसेंटेज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे परसेंटेज की बात होती है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग, परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन। अच्छा एक चीज बताओ, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जरा बात को ध्यान से समझना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर क्लास में गर्ल्स का नंबर 2 है और बॉयज का नंबर 8 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास एंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज? कैसे करते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन? नंबर ऑफ गर्ल्स, ये तो करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 10 हो गए, इनटू 100, तो कितना आ गया परसेंटेज, 20% आ गया गर्ल्स का। अब बॉयज की बात करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास अपॉन टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 10 इनटू 100, तो इट बिकम्स 80%। 80%। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? तो परसेंटेज कैलकुलेशन भी इसी तरह से होता है केमिस्ट्री के अंदर भी। देखिए बेटा किससे से बात करनी है, नाउ सी एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसी पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट, 2017 में भी था 12 में भी था, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड के पेपर चेक कर लो आप, उसमें मिल जाएगा। ये कह रहा है द परसेंटेज
द परसेंटेज ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है आपको। कैल्शियम का दे रखा है 40%, ठीक, कार्बन का दे रखा है 12% और ऑक्सीजन का दे रखा है 48%। ठीक है, 3 एलिमेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कुछ नहीं होता, चौक होती है बस, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे इसने पूछा है इफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, if law of constant proportion is correct, अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सही है तो what mass of each element is present in 1.5 gram of calcium carbonate? This was a question. अब पहले क्वेश्चन को समझो बेटा, what actually question. So according to question, first calculate the mass of CaCO3 which is 100 gram. So क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1.5 ग्राम में कितना कैल्शियम है, कितना कार्बन है और कितना ऑक्सीजन है। तो बेटा हम लिख सकते हैं, इसमें 3 पार्ट बनाएंगे क्योंकि तीनों का बात पूछा गया है। तो कैल्शियम के बारे में बात करते हैं पहले। तो कैल्शियम की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि 100 ग्राम में 40 ग्राम कैल्शियम होता है। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि 40 ग्राम, या ऐसे बोलो, in 100 gram of CaCO3, 40 gram of calcium is present. ठीक है, तो बेटा 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ CaCO3 में 40/100 होगा। तो बेटा 1.5 में कितना होगा, 1.5 ग्राम ऑफ CaCO3 अगर आपको पूछा गया है तो सीधा निकाल लो, 40/100 इंटू 1.5, कितना आ जाएगा ये, 0.6 ग्राम। अब इसी तरह से आपको निकालना है कार्बन का